डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ रहे थे राजनीति विज्ञान के अंदर जो अपना सेकंड पार्ट है उसके बारे में, जो कि पिछली कक्षाओं में अपन ने उसको कंप्लीट पढ़ लिया है। आज की कक्षा में अपन जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे अपनी पुस्तक का जो फर्स्ट पार्ट है, राजनीति विज्ञान की जो प्रमुख अवधारणाएं हैं उनके संबंध में। तो जो राजनीति विज्ञान की प्रमुख अवधारणाएं हैं उसमें जो फर्स्ट यूनिट है वह है इस प्रमुख अवधारणाओं के अंतर्गत, जिसमें प्रमुख अवधारणाओं का उल्लेख दिया हुआ है। और जिस लेसन को आज अपन पढ़ेंगे, जो फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है न्याय, जस्टिस, उनके बारे में कि जस्टिस अर्थात न्याय किसे कहेंगे, ये न्याय है क्या। तो सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे न्याय की अवधारणा के बारे में, यानी न्याय का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। जो न्याय है ये आज का अपन देखें तो आज के परिप्रेक्ष्य में जितना महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण ये प्राचीन काल से रहा है। कहने का भावार्थ ये हुआ कि ये न्याय की जो संकल्पना है ये प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय रही है। और अगर अपन बात करते हैं पश्चिमी परंपरा की, तो उसके अंतर्गत जो न्याय की व्याख्या की गई है वो की गई है एक प्रकार से मनुष्य के सदचरित गुणों के आधार पर। यानी कि पश्चिमी परंपरा की अगर अपन बात करते हैं तो जो न्याय को मान्यता प्राप्त है, न्याय को मान्यता वह है मनुष्य के सदचरित्र गुणों के आधार पर, या अपन कह सकते हैं कि जो पश्चिमी परंपरा के अंतर्गत न्याय के विषय की जो व्याख्या की गई है वो एक प्रकार से व्यक्ति के सदचरित्र गुणों पर विचार किया जाता है और उन पर सद्गुणों की एक प्रकार से खोज की जाती है, अर्थात अच्छे गुणों की, जो व्यक्ति को एक प्रकार से न्याय की ओर प्रवृत्त करते हैं। और अगर अपन बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर, तो भारत के अंदर एक परंपरा रही है, मनुष्य के जो धर्म है उसको ज्यादा मान्यता दी गई है। यानी भारतीय परंपरा में, भारतीय परंपरा में मनुष्य के धर्म को ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी धर्म को प्रमुखता दी गई है। और इन दोनों ही मान्यताओं में, चाहे अपन बात करें पश्चिमी परंपरा की या बात करें अपन भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर, दोनों के अंदर ही मनुष्य को अपने कर्तव्य पालन की ओर दिशा निर्देशित किया जाता है। यानी दोनों ही मान्यताओं में जो उपयुक्त ये दोनों मान्यताएं हैं, दोनों ही मान्यताओं में मनुष्य के कर्तव्य की पालना पर बल दिया जाता है। चाहे अपन सच्चरित्र गुणों की बात करें पाश्चात्य परंपरा में, चाहे अपन बात करें भारतीय परिप्रेक्ष्य के अंदर, तो दोनों ही मान्यताओं के अंदर मनुष्य को कर्तव्य पालन की ओर निर्देशित या किया जाता है, या अपन कह सकते हैं मनुष्य को कर्तव्य पालन के लिए इंगित किया जाता है या एक प्रकार से दिशा निर्देशित किया जाता है। तो इस अवधारणा के अंतर्गत एक नया कंसेप्ट निकल कर आ रहा है यहाँ, वो है कि प्रत्येक मनुष्य द्वारा जो एक न्याय की परिभाषा है, प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन
करना चाहिए तथा दूसरे किसी भी व्यक्ति या मनुष्य, एक ही बात है दोनों, मनुष्य के अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए, जिसे अपन न्याय की संज्ञा देते हैं। यानी कि प्रत्येक मनुष्य को अपना निर्दिष्ट कार्य है वो करना चाहिए, दूसरे के कार्य में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जो एक प्रकार से जिसको अपन किस नाम से जानेंगे, न्याय के नाम से। लेकिन वर्तमान की अगर अपन बात करें तो वर्तमान समय में इसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन भी आए हैं, और इस जो न्याय का एक प्रत्यय बनता है अपने माइंड के अंदर, न्याय शब्द अपने सामने आते ही एक नया कॉन्सेप्ट बनता है अपने दिमाग के अंदर, तो उसी प्रकार से अनेक विद्वानों ने भी इस न्याय का जो प्रत्यय है, या अपन कह सकते हैं न्याय का जो एक स्ट्रक्चर है, उसको अपने अपने ढंग से बताने का प्रयत्न किया है, या अपन कह सकते हैं प्रयास किया है। और पाश्चात्य चिंतन में अगर अपन न्याय के अर्थ को देखें तो सबसे पहले जो दिया था वो जो एक यूनानी दार्शनिक था, यूनानी दार्शनिक प्लेटो, उसने दिया था। तो सबसे पहले आज उसी के बारे में पढ़ेंगे, प्लेटो के बारे में, कि प्लेटो ने किस प्रकार से न्याय को एक प्रकार से अपने सामने परिभाषित किया था, या उस समय में, प्राचीन समय में पाश्चात्य राजनीति विज्ञान के अंतर्गत न्याय को किस प्रकार से प्रदर्शित किया था, या अपन कह सकते हैं एक प्रकार से उसकी व्याख्या की थी प्लेटो ने। तो प्लेटो है वो न्याय को एक मनुष्य का आत्मीय गुण मानता था। जो न्याय प्रत्यय है, प्रत्यय, उसको जो प्लेटो है वो एक मनुष्य का आत्मीय गुण मानता था, यानी उसका जुड़ाव है वो एक प्रकार से आत्मा से मानता था। ये एक नंबर के रूप में अपन से पूछा जा सकता है कि प्लेटो न्याय को किस रूप में देखते थे, तो मनुष्य के आत्मीय गुण के रूप में। उसके अनुसार वह एक सद्गुण है जिससे प्रेरित होकर मनुष्य सबकी भलाई के अंदर अपनी भलाई को खोजता है, ऐसा मानना था प्लेटो का, कि सभी का भला होगा तभी अपना भला होगा। और प्लेटो से लेकर अब तक के जितने भी चिंतक हुए हैं, उन्होंने एक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं नैतिक प्रत्यय माना है इसे, न्याय को। और इसी के अंतर्गत अपन आगे इसमें देखते हैं तो प्लेटो ने ही ये परिभाषा दी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन करना चाहिए, और दूसरे व्यक्ति में किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसे अपन क्या कहेंगे, न्याय कहेंगे। तो ये परिभाषा है, ये भी किसकी है, प्लेटो की है, कि प्रत्येक मनुष्य द्वारा अपने अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन करना चाहिए ईमानदारी के साथ, और दूसरे किसी भी व्यक्ति के अधिकारों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए या उसके अधिकारों का हनन नहीं करना चाहिए। ये परिभाषा दी थी न्याय के संबंध में प्लेटो ने। और प्लेटो ने साथ में ये भी माना था कि न्याय में वो सब शामिल है जो एक प्रकार से उचित हो और विधिक हो, यानी कि इसी प्रकार से माना था। बाद में इसके जो शिष्य थे अरस्तु, उन्होंने भी यही माना था कि एक प्रकार से न्याय वही है जो क्या हो, उचित हो और साथ में विधिक हो, यानी कानूनी रूप से सही हो। तो इसके अंतर्गत ये सब बातें आती है, यानी कि इसी संबंध में न्याय को एक प्रकार से व्याख्या करने के लिए प्लेटो ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जो इंपॉर्टेंट है, रिपब्लिक। ये अपन को ध्यान में रखनी है। ये पूछा जा सकता है कि प्लेटो द्वारा लिखित न्याय के संबंध में पुस्तक का नाम बताओ, तो वो क्या नाम है, रिपब्लिक। और इसके अंतर्गत न्याय का विशेष विश्लेषण भी किया था। इस पुस्तक के पार्ट हैं
सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसमें एक प्रकार से काफी रोचक विश्लेषण किया था न्याय के संबंध में प्लेटो ने। और इसी संबंध में प्लेटो ने जो ये न्याय के जो दो रूप माने थे वो माने थे, एक तो व्यक्तिगत। यह आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेटो ने न्याय के कितने रूप माने थे, तो प्लेटो ने न्याय के दो रूप माने थे या दो भागों में विभाजित किया था। पहला था व्यक्तिगत न्याय और दूसरा था वो था सामाजिक न्याय। तो अब देखते हैं अपन व्यक्तिगत न्याय क्या है और सामाजिक न्याय क्या है। व्यक्तिगत न्याय यह है व्यक्ति की जो योग्यता होती है, जो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार से करने की क्षमता होती है, उसको वही कार्य करना चाहिए, जिसको अपन किस नाम से जानते हैं, व्यक्तिगत न्याय, व्यक्तिगत न्याय के नाम से जानते हैं। जैसे किसी की रुचि है शिक्षण कार्य में, तो उसको शिक्षा का ही कार्य करना चाहिए, शिक्षा देने का कार्य या पढ़ाने का ही कार्य करना चाहिए। किसी की अगर रुचि है एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि उत्पादन क्षमता में, तो उसको एक प्रकार से उत्पादन क्षमता वाले कार्य करने चाहिए। किसी में अगर जज्बात है सुरक्षा से संबंधित, शौर्य से संबंधित उसकी क्षमता है, तो उसको सेना में जाना चाहिए। कहने का भावार्थ ये हुआ, जिस व्यक्ति की जिस क्षेत्र में रुचि है, जिस क्षेत्र में उसकी एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि क्षमता है, उसको वही कार्य करना चाहिए, जिसको अपन कहते हैं व्यक्तिगत न्याय। और दूसरा है वो न्याय का जो रूप माना है, वो माना है न्याय का जो रूप माना है वह माना है सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय के अंतर्गत प्लेटो ने बताया कि मनुष्य की जो आत्मा है उसके अंदर तीन तत्व हैं। मनुष्य की आत्मा के अंदर तीन तत्व विद्यमान हैं। तीन तत्व हैं उसमें, एक तो है बुद्धि, एक है तृष्णा, एक है शौर्य। ये तीन तत्व विद्यमान हैं और ये तीनों तत्व हैं मनुष्य के अंदर किसी ना किसी रूप में पाए जाते हैं। इसका जो प्रभाव है वो कम ज्यादा हो सकता है, किसी के अंदर बुद्धि ज्यादा होगी, किसी में तृष्णा होगी, किसी में शौर्य होगा, लेकिन ये तीनों तत्व निश्चित रूप में उसके अंदर पाए जाते हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर जो तत्व ज्यादा विद्यमान रहता है, या अपन कह सकते हैं जो तत्व ज्यादा प्रभावी होता है, उसको वही कार्य करना चाहिए। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति में बुद्धि तत्व है, वो ज्यादा प्रभावी है, तो बुद्धि तत्व है तो वो या तो शासक बनेगा या अभिभावक वर्ग का कार्य करेगा, क्योंकि उसके अंतर्गत बुद्धि अंश सर्वाधिक पाया जाता है। और अगर किसके अंदर अपन बात करते हैं तृष्णा की, तृष्णा का अर्थ हो गया एक प्रकार से उत्पादन क्षमता, या उसको अपन कह सकते हैं इंद्रिय तृष्णा, इच्छा तत्व ज्यादा प्रभावी होता है, तो वो उत्पादन और वह अपन एक प्रकार से कह सकते हैं सहायक वर्ग में अपनी भूमिका ज्यादा अदा करेगा और उसमें ही उसको ज्यादा सफलता मिलेगी। अगर अपन बात करते हैं किसी व्यक्ति के अंदर अगर शौर्य ज्यादा है, तो वो एक प्रकार से अपन कह सकते हैं वो सैनिक वर्ग में जाएगा या रक्षक वर्ग में जाएगा और उसमें ही अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर सकता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति के अंदर जो एक प्रकार से आत्मा में जो तीन तत्व विद्यमान होते हैं, होते सभी के सभी हैं, तीनों होते हैं। ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों में ये तीनों नहीं होते, एक ही होता है, नहीं, तीनों होते हैं, लेकिन इनकी मात्रा क्या हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। और इस मात्रा के हिसाब से ही वो अपने कार्य को क्या करता है, संपन्न करता है। और साथ में ही अगर अपन बात करें, जिस तत्व की मात्रा अपन कहते हैं कि ज्यादा प्रभावी होती है, उसको उसी क्षेत्र में कार्य करना चाहिए, जिसको अपन एक प्रकार से अपन कह सकते हैं उसको एक सद्गुणों की ओर प्रवृत्त करेगा। ऐसा मानना था किसका, प्लेटो का, और वास्तव में है भी ऐसा। और प्लेटो के अनुसार अगर आत्मा में निहित न्याय का विचार वास्तव में राज्य में निहित न्याय का ही क्या है, एक प्रकार से सादृश्य या समकक्ष है या समरूप है। और जिस प्रकार व्यक्ति की आत्मा में विद्यमान न्याय व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को परस्पर एक प्रकार से क्या करता है, फिर संतुलित करता है। यानी कि ये जो कम ज्यादा होता है, जिस हिसाब से ये कार्य करते हैं, उनको एक प्रकार से अपने समाज के अंदर संतुलन स्थापित करता है। और एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को, जो एक प्रकार से वो प्राकृतिक रूप से उसके लिए सर्वाधिक रूप से क्या है, समर्थशाली है या उपयुक्त है।
और अपने अपने क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में एक निश्चित परिधि में रहकर उसको कार्य करना चाहिए। और इन तत्वों की उपस्थिति में अपन कह सकते हैं कि एक अनुपात में ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और क्षमता के अनुरूप आचरण करना चाहिए। और इस प्रकार की व्यवस्था को ही प्लेटो ने क्या कहा था, न्याय कहा था। तो ये हुआ प्लेटो के बारे में। तो प्लेटो ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने निर्दिष्ट कर्तव्य का पालन करना चाहिए, किसी दूसरे के व्यक्ति के अधिकारों में किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और उसने पुस्तक लिखी, वो लिखी थी रिपब्लिक। और प्लेटो ने न्याय के जो रूप बताए, प्रकार बताए, वो 2 प्रकार बताए, व्यक्तिगत और सामाजिक न्याय। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं प्लेटो के शिष्य अरस्तु की, और अरस्तु प्लेटो का शिष्य था। तो न्याय का सरोकार उन्होंने मानवीय संबंधों से नियमन किया। न्याय का जो सरोकार है उसको मानवीय संबंधों से नियमन किया। और साथ में अरस्तु का यह विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा के कारण ही यह राज्य अस्तित्व में आई। ये अपन सब जानते हैं, मनुष्य की एक जैसी थोड़ी होती है। न्याय के संबंध में जैसे भी विचार आता है तो सब का एक ही आता है न्याय के संबंध में, कि किसी की दूसरे के कार्य में दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल निष्पक्ष कार्य होना चाहिए। साथ में अरस्तु ने इसके संबंध में यह तर्क दिया कि जो वितरण न्याय है, यानी बंटवारे के संबंध में, उस संबंध में उन्होंने अपना तर्क दिया था कि जो भी पद प्रतिष्ठा होती है, पद प्रतिष्ठा या धन संपदा, उसका जो वितरण होना चाहिए ना, वितरण, वो अंकगणित के आधार पर नहीं होना चाहिए, अंक गणितीय आधार पर नहीं होना चाहिए। तो वो किस आधार पर होना चाहिए, रेखा गणित के आधार पर, रेखा गणितीय आधार पर उसका वितरण होना चाहिए, आधार पर, रेखा गणित के आधार पर होना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार से, इसका अर्थ ये नहीं हुआ कि सभी को बराबर अपन बंटवारा कर दे, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार उनको अपना हिस्सा मिलना चाहिए। इसी के संबंध में प्लेटो ने जो इसको जो 2 भागों में बांटा था, विवरणात्मक न्याय को, वो बांटा था, एक तो वितरणात्मक व राजनीतिक न्याय, जिसके अंतर्गत अरस्तु ने यह स्पष्ट किया कि न्याय के अंतर्गत शक्ति व संरक्षण के वितरण के संबंध में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता व योगदान के अनुसार देना चाहिए। यानी कि उनसे अनुपातिक समानता का पक्षधर था कि जिस लोगों में जितनी क्षमता है उसको उतना ही मिलना चाहिए, जो व्यक्ति योग्य है उसको शासन की बागडोर मिलनी चाहिए। कहने का भावार्थ ये हुआ कि जो व्यक्ति जितना सक्षम है, जो इतना योग्य है, उसको उतना ही मिलना चाहिए और जितना उसका सामर्थ्य है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं दूसरे पक्ष की, तो वो था सुधारात्मक। सुधारात्मक के अंतर्गत यह स्पष्ट किया गया सुधारात्मक न्याय में कि प्रत्येक व्यक्ति को एक प्रकार से जितने ये वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत उसको अधिकार दिए गए हैं उसका हनन नहीं होना चाहिए और उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। अर्थात तो कह सकते हैं नागरिकों के अधिकारों व व्यक्तियों द्वारा अन्य जो उनका हनन होता है उसकी रोकथाम का जो उल्लेख है वो है सुधारात्मक न्याय के अंतर्गत। यानी व्यक्ति को जितनी धन संपदा स्वतंत्रता जो वितरणात्मक न्याय के तहत मिलती है उसकी योग्यता के अनुसार, उसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए, जिसे सुधारात्मक न्याय की संज्ञा दी थी अरस्तु ने। यह अपन को ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर अपन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कल की नेक्स्ट कक्षा में, जो मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार आते हैं उनके संबंध में, क्योंकि ये आज का वीडियो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।